गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब आइए हम देखते हैं पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि टू प्राइमरी सेल के ईएमएफ का कंपेयर कैसे करेंगे। जिसने पिछला लेक्चर देखा, पहले पिछला वाला लेक्चर देखें, तब ये समझ में आएगा। इसमें क्या किया हमने, ये पोटेंशियोमीटर है यहाँ पर लिया हुआ है। जिन टू प्राइमरी सेल का हमें ईएमएफ कंपेयर करना है, उनको हमने इसके एक टर्मिनल से कनेक्ट किया है। E1 ईएमएफ एक सेल का, E2 ईएमएफ एक सेल का, और यहाँ पे हमने लगाई है टू वे की। इसमें आपकी 3 टर्मिनल हैं, 1, 2 एंड 3। वो 1 वे की आपने देख रखी होगी, ये आपकी 2 वे की। इसके बाद यहाँ पे लगाया है सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, एक रेजिस्टेंस बॉक्स। इससे हम रेजिस्टेंस बाहर निकालेंगे, जिससे कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल को ओवरहीटिंग से बचाया जा सके। फिर यहाँ पे हम एक जॉकी लगाएंगे। यहाँ पे एक ड्राइवर सेल है जो कि ईएमएफ सप्लाई करेगा। यहाँ पे एक की। देखिए हम लोग टू सेल का ईएमएफ कंपेयर कैसे करते हैं, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये कहता है, व्हेन a constant current flows through a wire of uniform cross section, then potential difference across any portion of the wire is directly proportional to length of that portion। उसी का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग जो है इन टू सेल का ईएमएफ कंपेयर करेंगे। ये मान लिया एक अमीटर लगा हुआ है। हमने जैसे सर्किट को स्टार्ट करा, यहाँ पे एक की लगाई, करंट यहाँ पर फ्लो होने लगा। फिर ये 2V की का 1 और 3 के बीच में हमने लगाया प्लग, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस हमने बाहर निकाला। जैसे ही हमने यहाँ प्लग निकाला, प्लग यहाँ पर लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, इस समय सेल ऑफ ईएमएफ E1 इज इन द सर्किट। जैसे ही हमने यहाँ पर निकाला, ये रेजिस्टेंस निकाला, यहाँ पे ये प्लग लगाया, तुरंत हमने जॉकी उठाई, यहाँ पर रखी। जॉकी में डिफ्लेक्शन, जैसी जॉकी यहाँ लगाई, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एक साइड आएगा फुल। फिर हमने जॉकी को सबसे लास्ट पॉइंट पर रखा, डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में भी गैल्वेनोमीटर में फुल आएगा। अगर ऐसा है तो कनेक्शन बिल्कुल सही है, अगर ऐसा नहीं है तो कनेक्शन फिर से आप चेक करिए, स्क्रू पे टाइट करिए और उनके एंड्स को सैंड पेपर से साफ करिए। ऐसा करने से डिफ्लेक्शन सही आ जाता है। जब ऐसा आ जाए, फिर हम जॉकी को धीमे धीमे यहाँ से मूव कराएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आएंगे। तो आप देखेंगे कि मान लिया ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर जॉकी रखते ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया, तो हमने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मीजर कर ली। हमने ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ आई है वो आई है L1। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके और जहाँ पे जॉकी रखी हुई है वहाँ तक की लेंथ आई L1। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। मतलब ये ईएमएफ इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हो गया E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। फिर हमने क्या किया, अब यहाँ से इस जॉकी को इसको की को हटाया, और यहाँ प्लग हमने 2 और 3 पॉइंट्स के बीच में लगाया। वही प्रोसेस हमने फिर से रिपीट करी। इस समय आप देख रहे हैं ये सेल ईएमएफ E1 वाला कनेक्शन यहाँ से कट गया है। इस समय सेल ऑफ ईएमएफ E2 इज इन द सर्किट। हम फिर से यही प्रोसेस अपनाएंगे, फिर से देखेंगे कि किस पर्टिकुलर लेंथ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है। तो हमने ये मान लिया कि इस सेल के लिए मान लो लेंथ L2 पर डिफ्लेक्शन 0 शो हो रहा है, तो इस सेल का ईएमएफ E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इस तरह से हम टू प्राइमरी सेल के ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। आशा है ये मेथड सिंपल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक दूसरा मेथड और भी है, वो भी आप देख लीजिए। है इसी के बेसिस पे, कोई डिफरेंस नहीं है। हमने ये मान लिया कि कोई एक, फिर से देखिए, हमने ये मान लिया कि कोई एक कांस्टेंट करंट यहाँ पे
फ्लो हो रही है, रियोस्टेट यहाँ पर लगा हुआ है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है। हमने फिर से वही प्रोसेस अपनाया, 1 और 3 के बीच में प्लग लगाया, ईएमएफ ऑफ सेल ऑफ ईएमएफ E1 इज इन द सर्किट। हमने फिर से बैलेंसिंग लेंथ चेक करी और हमने बैलेंसिंग लेंथ मान लिया L1 I लेंथ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम ने क्या कहा, V इक्वल टू IR। तो अगर हमने ये कहा इस वायर का, ये जो कांस्टेंट है वायर लगा है, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या मान लिया हमने, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमने ये मान लिया, मान लो x, ठीक, कि यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस x है, तो रेजिस्टेंस ऑफ L1 कितना हो जाएगा, L1x। तो जहां पे ये बैलेंस पॉइंट आ रहा है, जहां पे डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, उस पॉइंट को बोलते हैं बैलेंस पॉइंट या न्यूट्रल या नल पॉइंट। तो यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, इसकी लेंथ L1 है, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया L1x। तो अकॉर्डिंग, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है I। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इक्वल टू I इंटू R कितना है L1x। तो यहां से E1 हो गया I L1x, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। उसके बाद क्या करें, जब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, सेम प्रोसेस, यहां से आपका आ गया E1 इज इक्वल टू I L1x। इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहां से प्लग हटाया और ये प्लग लगाया, करंट कांस्टेंट है, करंट में कोई चेंज नहीं किया। फिर हमने इसका बैलेंसिंग लेंथ चेक किया, बैलेंसिंग लेंथ हमने मान लिया, मान लो सेल E2 के लिए आ गया L2। बैलेंसिंग लेंथ क्या है, कहाँ है, हम पहले जॉकी को धीमे यहां से यहां मूव कराएंगे, जहां पर डिफ्लेक्शन 0 आ जाए, वही हो गई बैलेंसिंग लेंथ। हमने माना कि E2 सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 आ गई। हमने बताया था कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमने x माना है, तो L2 लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो गया, L2x। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, E2 इज इक्वल टू I इंटू R, I इंटू L2x। I वही रहेगी जो पहले वाले में है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट करंट फ्लो करना है दोनों ही केस में, यही इसका प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड कर लीजिए, तो E1 अपॉन E2 I L1x अपॉन I L2x, I कैंसिल, x कैंसिल, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये इसका दूसरा मेथड है, दोनों ही इजी है, दोनों ही सिंपल है, जिससे आपको करना हो उससे आप कर लीजिए। थैंक यू।